सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के संबंधों के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि हाल के समय में भारत और फ्रांस के संबंध इतने मजबूत क्यों हुए हैं, किन कारणों से हुए हैं और इसके क्या क्या मायने हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक वर्ल्ड का मैप देखिए, इसमें कुछ क्षेत्रों को आपको देखना है। सबसे पहले हमें अपना देश देखना है, इंडिया, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने कई प्रकार के विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि हम रसिया के अर्थात रूस के खेमे में चले जाएं। दूसरा विकल्प यह था कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में चले जाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था 1940 के दशक में। अब यह जो कोल्ड वॉर था, इसमें क्या था कि कहीं ना कहीं दोनों की जो लड़ाई थी वो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह का बाजार और एक तरफ राज्य की लड़ाई थी। कैसे? अमेरिका जो इसका जो नेचर था, यह जो है कि कैपिटलिज्म को अपना रहा था, वहीं जो रूस था इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो साम्यवाद की थी। कई तरह के संघर्ष थे, कई प्रकार के द्वंद्व थे, और इसी सब में कुछ परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन यह हो रहा था कि ये जो आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाया गया है, यहां पर कई देश स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, आपका जो ये एशिया का क्षेत्र है, यहां पर भी कई देश जो है कि स्वतंत्र हो रहे। अब जो भी देश स्वतंत्र हो रहे थे, अधिकांश देशों का जो झुकाव था वह अमेरिका की ओर था और कुछ का झुकाव रूस की ओर था। लेकिन हम लोगों ने गुट निरपेक्ष का जो है कि मार्ग अपनाया और हमने ये कहा कि हमें अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा प्रारंभ के समय में हमारा जो झुकाव था वह रूस की ओर था। इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला तो ये था कि जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें हमारा जो रसिया अर्थात रूस के साथ जो हमारे संबंध थे काफी मजबूत थे। कई ऐसे जो है कि कंडीशंस आए जिसमें रसिया ने क्या किया, हमारे पक्ष में अपना वीटो पावर यूज किया। जैसे कि इसी में एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कई बार यह हुआ कि चाइना ने, पाकिस्तान ने और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने भी क्या किया, उस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे साथ एक मजबूत हमारा सहयोगी देश था जिसका नाम था रूस, वो हमेशा क्या करता था, वीटो पावर का यूज करता था। हाल के समय में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2004 और खासकर 2008 के बाद हमारा जो झुकाव है वह अमेरिका की ओर बढ़ा है, और कई बार ऐसे अवसर आए जब अमेरिका ने अपने आप को भारत के साथ काफी मजबूत तरीके से खड़ा किया। लेकिन इन सब के बीच क्या हो रहा था कि जो हमारा रूस के साथ 1940 के दशक से जो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो कमजोर होती। उसके पीछे भी कई कारण थे। उसमें एक पहला जो प्रमुख कारण था वह यह था कि भारत ने क्या किया था, जो अपना हथियारों का व्यापार था वह रूस पर निर्भरता कम करते हुए दूसरे देशों के साथ भी वो करने लगा था। कई ऐसे मुद्दे आए जब भारत ने क्या किया, अमेरिका का भी पक्ष लिया, और कई ऐसे मुद्दे आए जो अमेरिका की आलोचना भी की। लेकिन कहीं ना कहीं रूस से हमारी जो थोड़ी बहुत दूरी बढ़ने लगी और अमेरिका से जो हमारी नजदीकी बढ़ने लगी, तो आज की कंडीशन ये है कि रूस हमारा अभी भी सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे विश्वसनीय दोस्त है। लेकिन चाइना के मुद्दे पर जो रूस की भूमिका रही है, हाल के समय में अगर एक वर्ष में देखें तो बहुत मजबूत दिखाई नहीं देती, क्योंकि रूस का यह मानना है कि भारत जो है कि इस समय अमेरिका की ओर जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले रूस का स्टेटमेंट भी आया था कि भारत क्या कर रहा है, अमेरिका के चक्कर में हमसे रिश्ते खराब कर रहा है। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि यहां पर भी अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हो गए हैं, जो बिडेन सत्ता में आने वाले। जो बिडेन की जो पॉलिसी है अर्थात यहां की जो नीति है इनकी, ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है इसके संदर्भ में लिबरल माने जाते हैं, अर्थात चाइना के संदर्भ में भी ये लिबरल हैं। ऐसे समय में अगर इंडिया और जो
चाइना को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो भारत को एक ऐसे देश की जरूरत थी जिस पर ज्यादा भरोसा कर सके, और इसीलिए भारत ने फिर से अपने रूस के साथ संबंधों को मजबूती देना प्रारंभ कर दिया। पहले से भी दे रहा था, लेकिन अब मजबूती की जो संभावनाएं थी उनको बढ़ा दिया गया। वहीं पर एक छोटा सा देश है, इसके साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं अब वो काफी मजबूत हो रहे हैं, और इसका नाम है फ्रांस। दरअसल फ्रांस की जो कई ऐसे कॉलोनी हैं, कई ऐसे एरिया हैं जो कि इंडियन और जो कि पैसिफिक एरिया में है, जहां पर फ्रांस की उपस्थिति है। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक वाला आप एरिया देख रहे हैं, इसमें जो है कि फ्रांस पहले से है, इसकी नेवी, इसकी आर्मी पहले से है, और इस तरह से ये संभावना है कि वह चीन के अगेंस्ट में काफी कड़े कदम उठा सकता है। हाल के समय में जो मैं स्टेटमेंट बताऊंगा फ्रांस के, आपको लगेगा कि वह चाइना को उसके सामने खड़े होकर चुनौती देने की टक्कर का जो है कि वो स्टेटमेंट दे रहा है। और अभी अगर आपने देखा होगा तो हमने जो कि रफाल खरीदा, कई प्रकार के हमने डिफेंस के समझौते फ्रांस के साथ किए हैं, भविष्य में भी कर सकते हैं। और अभी फ्रांस में जो गतिविधियां हुई, जो वहां पर आतंकवादी घटनाएं हुई, उसमें भारत ने फ्रांस के साथ अपने को मजबूत तरीके से खड़ा किया है, जिसके कारण कई तरह की जो संभावनाओं को देखते हुए दोनों देश काफी करीब आ रहे हैं। वहीं ये जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ की जो अशांति है, ये फ्रांस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। तो कई तरह के जो संभावनाओं के कारण दोनों देश एक दूसरे की ओर करीब आ रहे हैं, इसी को हमें थोड़ा सा समझना है। जितनी चीजें मैंने बताई सभी चीजों का आगे यूज होने वाला है, इसलिए इसको बैकग्राउंड के रूप में आप समझ सकते हैं। भारत और फ्रांस के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। भारत की आजादी के बाद से ही फ्रांस के लिए यूरोपीय देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है, अर्थात यूके अर्थात ब्रिटेन के बाद। 1950 से लेकर 1980 तक भारत के संबंध अन्य देशों के साथ साथ जो है कि फ्रांस के साथ भी सकारात्मक बने रहे, लेकिन 1980 के दशक में यह संबंध तेजी से मजबूत होते गए, और इस दौरान दोनों देशों के मध्य अनेक समझौते हुए। 1998 में जो है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैकस चिराग भारतीय दौरे पर आए, और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई प्रकार के महत्वपूर्ण जो है कि सामरिक समझौते हुए, और इनको आगे बढ़ाया गया। सामरिक समझौते से साथ पर ऐसे समझौतों से है जिनका जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। जनवरी 2008 में भारत के गणतंत्र दिवस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी जो है कि मुख्य अतिथि थे, और जब इनको आमंत्रित किया गया तो उस समय जो है कि हमारे यहाँ यह प्रयास किया गया कि फ्रांस को काफी तरजीह दी जाए, क्योंकि हमें वहां से कई तरह की चीजों को खरीदना था, और कई प्रकार की संभावनाएं भी दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के देशों में हमें जो है कि ब्रिटेन के अलावा भी कुछ ऐसे देश चाहिए थे जो कि भारत के हर साल कदम ताल कर सके। खैर, यहाँ पे इनको बुलाया गया, तो आप समझ सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना दोनों देशों की एक मजबूती को दिखाता। इसके बाद सितंबर जो है कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फ्रांस का दौरा किया, और दोनों देशों के बीच फिर से कई प्रकार के समझौतों के साथ साथ महत्वपूर्ण परमाणु समझौते हुए। इन परमाणु समझौतों में यह हुआ कि आने वाले समय में फ्रांस जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें काफी तरह के सहयोग देगा। वर्ष 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फ्रांस का दौरा किया, और वर्षों से लंबित राफाल समझौते को उन्होंने अंतिम रूप दिया। इस समय भारत में 1000 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां कार्यरत हैं, वहीं लगभग 125 से लेकर 130 जो भारतीय कंपनियां हैं वो फ्रांस में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे समझ सकते हैं कि दोनों देशों का जो आर्थिक पक्ष है वो भी काफी मजबूत है। दोनों देशों की सेनाएं परस्पर एक दूसरे का सहयोग करती हैं, और दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है कि एक शक्ति सैनिक अभ्यास किया जाता है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, गरुड़ जो है कि वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। और इससे यह पता लगता है कि जो तीनों सेनाएं हैं वह दोनों देशों के बीच के उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का प्रयास कई तरह के हम जो है कि सैन्य आयोजनों के माध्यम से, शक्ति, वरुण और गरुड़ के माध्यम से करते हैं। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूती को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं, और इसी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी हर साल बैठक होती है। हाल ही में यह बैठक भी हुई थी।
भारत और फ्रांस के बीच 1982 में 36 मिराज 2000 लड़ाकू विमान का सौदा हुआ था, जिसका प्रयोग कारगिल के युद्ध के दौरान किया जा चुका है। वर्ष 2005 में फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का $3 बिलियन का सौदा किया गया, जिसका निर्माण और तकनीकी हस्तांतरण भारत के मझगांव डॉकयार्ड में हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो हमने समझौता किया उसके कारण जो है कि तकनीकी का हस्तांतरण भी हो रहा है और हमारा जो पनडुब्बी बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भी विकसित हो रही है। दोनों देश आतंकवाद के खात्मे को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुके हैं और दोनों की यह म्यूचुअल एक कंसर्ट है। दोनों का कहना है नो मनी फॉर टेरर, अर्थात जो आतंकवाद है उसके लिए कोई पैसा किसी प्रकार की फंडिंग ना होने दिया जाए और ना ही जो है कि किया जाए। दोनों देशों की जो जांच एजेंसियां हैं वह एक सहयोग कर रही हैं और ऑनलाइन माध्यम से जो भी कंटेंट फैलाए जाते हैं जिससे कुछ ऐसा तनाव क्रिएट हो सकता है, उसके लिए भी वर्ष 2018 में एक समझौता हो चुका है। अर्थात हम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी भरोसा करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों जो है कि क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन के कार्रवाई की पुष्टि कर चुके हैं और इस समझौते का जो उद्देश्य है वो सोशल मीडिया पर चरमपंथी और हिंसक सामग्रियों को हटाना है। अर्थात दोनों देशों का यह प्रयास है कि जो सोशल मीडिया पर चरमपंथी और हिंसक जो पोस्ट डाली जाती हैं उनको रोका जाए। कई बार कई दूसरे देशों से भी ये सोशल जो पोस्ट की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर यह इस प्रकार का सहयोग स्थापित किया गया। दोनों देश जो है कि सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते रहे हैं और सभी प्रकार के आतंकवाद के खात्मे करने के लिए इनके वित्त पोषण पर यह प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू से करते आए हैं। भारत जो में फ्रांस के सहयोग से जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है और फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता हेतु भी सहमति व्यक्त की है, जो कि वर्ष 2022 में भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या होगा, हिस्सा होगा। अर्थात 2022 में जो हम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले हैं, इसमें जो प्रशिक्षण होगा वो फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा। फ्रांस अनुच्छेद 370 पर भी भारत का समर्थन कर चुका है, अर्थात 370 में जो हमने परिवर्तन किया। दोनों देश हिंद महासागर में सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के समझौते कर चुके हैं। वर्ष 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि कोई दो देश कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो वह देश हैं भारत और फ्रांस। अर्थात जो मजबूती हम अभी देख रहे हैं, इस मजबूती का जो बैकग्राउंड है काफी लंबा है, चाहे यूपीए का कार्यकाल रहा हो या फिर एनडीए का कार्यकाल रहा हो। अभी कुछ दिन पूर्व इमैनुअल मैक्रों के कूटनीतिक सलाहकार, जो इनका नाम है इमैनुअल वॉन, वह 34वें इंडो फ्रेंच रणनीतिक भागीदारी सत्र के बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। इनका नाम याद रखिएगा, इमैनुअल वॉन। और किसके लिए आए थे? 34th इंडो फ्रेंच जो है कि रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जो है कि पार्टनरशिप में भाग लेने के लिए आए थे। इस दौरान इमैनुअल वॉन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से भी बैठक की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के समझौते और कई प्रकार के जॉइंट वक्तव्य दिए गए। हाल के वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध जो मजबूत हुए हैं उसमें इमैनुअल बोन जो अभी आए थे उनका जो योगदान है काफी महत्वपूर्ण है। इमैनुअल बोन और इमैनुअल मैक्रोन ने हाल के वर्षों में भारत के साथ अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको सार्वजनिक रूप पे सबके सामने रखा है। वर्ष 2018 में यहाँ के राष्ट्रपति अर्थात फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि वह चाहते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बने। जब भारत पश्चिम की ओर देखे तो उसका सबसे बड़ा रणनीतिक जो भागीदार है वह फ्रांस ही नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब फ्रांस को कई प्रकार की संभावनाएं इंडिया के संदर्भ में दिखाई दे रही हैं। भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, जो इंडो पैसिफिक एरिया में इंपॉर्टेंस है, उसके कारण उनको लग रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है कि काफी बड़े क्षेत्र को लीड करेगा, इसलिए उनकी प्रतिबद्धता भी यहां पर दिखाई देती। इमैनुअल बोन जो अभी आए थे उन्होंने भारत के साथ अपनी मजबूती को प्रकट करते हुए कहा कि फ्रांस हमेशा भारत की चिंताओं को लेकर सजग रहा है, इसलिए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को कभी भी कोई प्रक्रियागत खेल खेलने की अनुमति नहीं दी। प्रक्रियागत खेल का मतलब है कि चाहे अनुच्छेद 370 हो या कोई मुद्दा हो जो कि चीन के द्वारा लाया जाता है और जिसमें इंडिया को जो है कि
दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता है। हमेशा फ्रांस जो है कि भारत के साथ खड़ा रहा है और कभी भी चीन के साथ उसने सहयोग नहीं किया, ये कहना है इमैनुअल बोन का। स्वाभाविक है, इस प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सुरक्षा परिषद में होना काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या है कि सुरक्षा परिषद में अगर रूस हमारा सहयोग नहीं करे, फ्रांस हमारा सहयोग नहीं करे, अमेरिका हमारा सहयोग नहीं करे, उधर जो है कि यूके हमारा सहयोग नहीं करे, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना हम लोगों को कैसे पाकिस्तान का पक्ष लेकर जो है कि परेशान कर सकता है। खैर, इन्होंने ये कहा कि भारत को आने वाले समय में भी वह क्या करेंगे, अपने वीटो पावर का प्रयोग करेंगे भारत के खिलाफ, अगर चीन ऐसा भी कोई भी जो है कि प्रस्ताव लेकर आता है। जम्मू कश्मीर पर फ्रांस ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि फ्रांस पहले भी संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चीन को काउंटर करता आया है और भारत का पक्ष लेता रहा है और भविष्य में भी वह ऐसा ही करेगा। अर्थात अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो चाइना के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कुछ ऐसा हासिल कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास वीटो पावर का प्रयोग करने वाले कई ऐसे देश हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि चीन जब नियम तोड़ेगा तो हमें बेहद मजबूत और स्पष्ट होना होगा। अर्थात इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा जो ढिलमुल रवैया होता है या हमारा ऐसा रवैया होता है कि नहीं, हमें जो है कि कोई स्टेटमेंट नहीं देना होगा, बचना होगा। दरअसल फ्रांस यहां पर रसिया अर्थात रूस को काउंटर करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अभी एक साल से जो अगर देखेंगे तो भारत और जो है कि चाइना के बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है, इस तनाव में जो रूस ने जो है कि कोई मजबूत हिदायत जो है कि चाइना को नहीं दिया है और इसी के कारण भारत का भी जो झुकाव है कहीं ना कहीं अब फ्रांस की ओर हो रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि हिंद महासागर में हमारी नौसेना की मौजूदगी और हमारा यह कहना कि जब भी चाइना कोई नियम तोड़ेगा हम बेहद मजबूत और स्पष्ट तरीके से भारत के साथ खड़े होंगे, कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो मजबूती है उसके चरम सीमा को दिखाता है। भारत के साथ भारतीय सेना की मजबूती पहले से है और दोनों के बीच में समझौता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि हमने बताया कि इंडो पैसिफिक एरिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि फ्रांस के हैं, चाहे वो द्वीप के रूप में हो या क्षेत्र के रूप में हो, और वहां पर जो मिलिट्री बेस है उसका प्रयोग भविष्य में भारत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए जो पहले से प्रयास हैं वह काफी मजबूत हैं, इसको और बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाने और संयुक्त ऑपरेशन के लिए और भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा है कि दोनों देशों की आसूचना और नेवी का सहयोग भविष्य में हिंद महासागर की शांति के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करके ऐसा कर सकते हैं। इस समय दोनों देशों के जो आर्थिक व्यापार है वो लगभग $13 बिलियन का है, जिसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोनों देशों ने व्यक्त की है। आने वाले समय में हम यूरोपीय यूनियन के साथ जो FTA करना चाहते हैं अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उसमें फ्रांस काफी हमारा सहयोगी हो सकता है। ब्रेक्जिट के कारण जैसा कि आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो है कि हम FTA अगर करना चाहेंगे तो वहां पर भी हमें फ्रांस का सहयोग की जरूरत होगी। भारत के साथ जो है कि फ्रांस ने अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया है, भारत के सामने अब एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। उसने कहा है कि फ्रांस ने कहा है कि रफाल की 70% असेंबली लाइन वह भारत में खड़ा कर सकता है। इसका मतलब जो रफाल बनता है उसके 70% इक्विपमेंट या चीजें जो है कि वो कहता है कि हम भारत में उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। इससे क्या होगा, वहां की कंपनियां आएंगी, वहां की टेक्नोलॉजी आएगी, वहां का स्किल आएगा और इससे इंडिया का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा। इसी तरह उसने एक और प्रस्ताव भारत के सामने रखा है कि वह क्या करेगा, जो कि उसके पास एक पैंथर चॉपर हेलीकॉप्टर है, उसकी 100% असेंबली लाइन भारत में विकसित वह कर सकता है अगर भारत तैयार होता है। अब ये जो पैंथर चॉपर हेलीकॉप्टर है ये दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। इसका प्रयोग आप जो है कि कई कारण, चाहे आप जो है कि कोई डिजास्टर के समय कर सकते हैं, लड़ाकू विमान के रूप में कर सकते हैं, कहीं सामान या फिर सेना को पहुंचाने के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है कि प्रस्ताव भारत के सामने रखना काफी बड़ी है, क्योंकि रफाल अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करता, लेकिन यहां पर तो कहा गया कि 70% असेंबली लाइन जो है कि फ्रांस यहां शिफ्ट कर सकता है।
कुल मिलाकर इसका आशय है कि अगर इन दोनों चीजों का उत्पादन भारत में किया जाएगा तो न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि फ्रांस को भी फायदा होगा। फ्रांस को यह फायदा होगा कि जब वह भारत में प्रोडक्शन करेगा तो उसका जो कॉस्ट है वह कम हो जाएगा, और जब कॉस्ट कम हो जाएगा तो उसकी जो भी वह हथियार बनाता है वह आज थोड़ा सस्ता होगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह कम कीमत पर और अन्य जो भी फाइटर जेट हैं या जो भी हथियार हैं उनको टक्कर दे पाएगा। स्वाभाविक है, अगर दोनों ही चीजों की जो लेवल है क्वालिटी का एक जैसा है और फ्रांस का क्वालिटी के साथ साथ अगर वो कॉस्ट कम कर लेता है तो उसके लिए काफी बेनिफिट वाला होगा। और इससे यह होगा कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं या भारत के संबंध जिन देशों से काफी मजबूत हैं उन देशों के साथ फ्रांस क्या कर पाएगा, अपने हथियारों की बिक्री कर पाएगा, और यहां पर फ्रांस को काफी बड़ा अवसर अन्य देशों में बेचने का मिल सकता है। इसलिए फ्रांस ने भी ये कदम उठाया। फ्रांस ये जो घोषणा की गई है तो इससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत ने जो अभी 36 राफेल का जो है कि डील किया है उसको आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है हम 40 से 50 और रफाल खरीदने का समझौता कर लें, क्योंकि अब रफाल का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। भारत सरकार नौसेना के लिए कई प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है, उसके लिए आवेदन पर भी विचार कर रही है। इस समय जो कि पैंथर चॉपर्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि फ्रांस ने कहा है कि हम इसका 100% असेंबली कहाँ पर करेंगे, उत्पादन कहाँ करेंगे, भारत में करेंगे। तो कुल मिलाकर पैंथर चॉपर्स का ये जो फ्रांस ने जो कि प्रस्ताव रखा है वह यह देखते हुए रखा है कि भारत को ज़रूरत है। ये जो पैंथर चॉपर्स है इसका नाम जो है कि ES-565MB है, और ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि नौसेना के जहाज, समुद्र तट और जमीन से भी उड़ान भर सकता है। इसका प्रयोग हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में भी कर सकते हैं, जिनकी तैनाती चाइना इस समय जो है कि हिंद महासागर में कर रहा है। आपको पता है कि इस समय उसने सबमरीन की जो यहाँ पर तैनाती है उसको बढ़ा दिया है, और ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर हमारे पास ये होगा तो हम इसको अच्छा कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन चीज़ों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो दोनों देश हैं काफ़ी मजबूत तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पैंथर चॉपर्स है जिसका मैंने आपको नाम बताया, इसमें जो है कि फ्रांस इसके लिए भी तैयार है कि वह कई प्रकार के परिवर्तन हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देगा। और अगर आपको समझना हो कि जो हेलीकॉप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है तो समझिए इसका प्रयोग जो है कि टेक्नोलॉजी में माहिर इजराइल भी करता है, मैक्सिको भी करता है, दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस वो भी करता है, सऊदी अरब भी करता है, ब्राज़ील भी करता है, इंडोनेशिया भी करता है। भारत जो है कि 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट के उत्पादन में पहले से करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसने FDI के नियम भी शिथिल किए हैं। तो अगर हमारे यहाँ रफाल का उत्पादन प्रारंभ होता है तो आने वाले समय में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी डिफेंस का इंडस्ट्री है वह काफ़ी मजबूत होगी और हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जो है कि 6 ईयरबस 33 भारत जो है कि 6 ईयरबस जो है कि 330 मल्टी रोल ट्रांसफर टैंकर जो है कि फ्रांस से लीज पर लेने का विचार कर रहा है। और यह जो ईयरबस होंगे क्या होंगे, हवा में जो है कि ईंधन भरने के काम आते हैं, और यह क्या होते हैं, एक तरह के रिफ्यूलर होते हैं, अर्थात कोई विमान उड़ रहा है उसमें रिफ्यूलर की जरूरत है तो इनसे किया जा सकता है। तो आने वाले समय में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि न सिर्फ डिफेंस की इंडस्ट्री बल्कि दोनों ही क्षेत्रों में ये दोनों देश मिलकर काफी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों देश के जो कुछ कॉमन संभावनाएं, पहला है कि जैसे कि आपको पता है कि इस समय तुर्की का जो मुद्दा है वो दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तुर्की बार बार फ्रांस को काउंटर कर रहा है। वहीं भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में साइप्रस से लेकर अन्य जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उस पर जो तुर्की का जो स्वामित्व है या फिर उसका जो कब्जा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ग्रीस के साथ उसका विवाद है, तो यहाँ पर तुर्की को भी फ्रांस और जो है कि भारत मिलकर दोनों काउंटर कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि जो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए फ्रांस के लिए सबसे सुटेबल है कि वो ऐसे डेमोक्रेटिक देश को आगे करे जिस पर भरोसा सबका ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत और फ्रांस के सामने दोनों के कुछ म्यूचुअल जो है कि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वो सहयोग करके आगे आने वाले समय में जो है कि एक दूसरे के सहयोग की एक नई गाथा लिख
सकते हैं। देखना यह होगा कि दोनों देश कैसे एक दूसरे का सहयोग कितने लंबे समय तक कर पाते हैं। क्या रूस की तरह फ्रांस भी हमारा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।